नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, घटना चक्र का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से हमने 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है दोस्तों। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, अंकित भाटी सर की बुक जो 2023 की पेट की है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। अब तक उसमें 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। घटना चक्र का 5वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। इनमें से कौन भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड। तो किस राज्य की सीमा जो है किसके नेपाल के साथ नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, असम की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने इसमें पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों से वो जो है अपना पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल किससे सीमा साझा करता है? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से। तो इनमें से दोस्तों 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक देश से सीमा साझा नहीं करता, वह है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान इधर पूर्व पश्चिम में है और पश्चिम बंगाल आपका पूर्व में है, इसलिए सीमा साझा नहीं करता, काफ़ी दूरी पर है। चलिए बाकी आपके बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तीनों से सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि फुलकारी, कंथा, चिकनकारी किसके लिए प्रसिद्ध रूप हैं दोस्तों? किसके लिए प्रसिद्ध हैं? नृत्य के लिए हैं, चित्रकारी के लिए हैं, संगीत के लिए या फिर कढ़ाई के लिए हैं। तो जो है फुलकारी और कांथा, चिकनकारी ये सब जो है कढ़ाई के प्रसिद्ध रूप हैं। किसके हैं? कढ़ाई के प्रसिद्ध रूप हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के, पत्रकारिता के, चिकित्सा में या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय की बात किया जाए तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता नहीं, सॉरी दोस्तों, बीसी राय की बात किया जा रहा है तो बीसी राय आपका है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है हमसे पूछा गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस या फिर राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस। पूछा गया है कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को जो मनाया जाता है दोस्तों, यह राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 6वां पूछा गया है। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से है, वन संरक्षण से है या पशु अधिकार से है। तो एमनेस्टी जो है इंटरनेशनल संबंधित है, यह आपका मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। कितने प्रतिनिधित्व कहाँ से आते हैं, किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश में कितने प्रतिनिधित्व आते हैं? इसमें आते हैं दोस्तों आपके कितने आते हैं? ये आते हैं 25। और तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु में आते हैं आपके 39। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में केवल 48 आते हैं। छत्तीसगढ़ की बात किया जा रहा है तो इसमें 11 आते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 आते हैं। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल नहीं, इसमें मिलान पहले का किसका हो गया? पहले का तीसरे के साथ जाएगा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें 8 नंबर का प्रश्न है आपके सामने।
पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा या फिर डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्था जारी करता है। राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो है कौन सी संस्था जारी करती है। एनएसओ, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय या उपयुक्त में से एक से भी अधिक है। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन लगाते हैं दोस्तों, कौन संस्था है। तो इसके लगाने वाली जो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा लगाती है एनएसओ है। कौन है? एनएसओ है, एनएसओ है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर किसके अनुसार मापा जाता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है किसके अनुसार मापी जाती है? राष्ट्रीय आय के, मासिक के पारिवारिक आय से, या गरीबी रेखा के ऊपर उठाए गए लोगों की संख्या, या फिर औद्योगिक विकास से। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर किसके अनुसार मापा जाता है? तो यह मापा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय आय के अनुसार। अर्थव्यवस्था की वृद्धि जो है राष्ट्रीय आय के अनुसार मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया था? यह किया गया था आपका दोस्तों 2016 में। मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरुआत की गई थी? नवंबर 2012 में, सितंबर 2014 में, जनवरी 2014 या फिर सितंबर 2016 में किया गया था। मेक इन इंडिया की बात की जा रही है तो मेक इन इंडिया जो है आपका दोस्तों सितंबर 2014 में शुरुआत किया गया था। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या नारा दिया गया था? तो इसका प्रमुख नारा जो था दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना की भोजन, काम और उत्पादकता। यह जो 7वीं पंचवर्षीय का योजना का नारा था, भोजन, काम और उत्पादकता। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है कि कह रहा है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। बर्फ को बुरादे से ढक दिया जाता है तो वह क्यों पिघलती नहीं है, किसके कारण? बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता है, बुरादा पानी को सोख लेता है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। तो जो बर्फ नहीं पिघल पाती है क्योंकि जो बुरादा होता है उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बर्फ पिघल नहीं पाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हृदय के संकुचन को भी कहते हैं। हृदय के संकुचन को और क्या कहा जाता है? सिस्टोल कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है, या फिर डायस्टोल कहा जाता है, ल्यूब कहा जाता है। तो हृदय के संकुचन को जो कहा जाता है दोस्तों यह कहा जाता है सिस्टोल। हृदय के संकुचन को सिस्टोल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है। एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है दोस्तों? विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों एड्स फैलाने के लिए विषाणु जिम्मेदार होते हैं। क्या? विषाणु। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 16 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो क्या होगा दोस्तों? भिन्न इसमें नहीं होता है। इसका सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? संतरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल भी सही है, और टमाटर में जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन नींबू में जो है लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो हमारा क्या होगा? पहला वाला गलत बताया गया है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग जो है 4A में अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, 10 है, 12 है, 9 है।
तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वर्तमान समय में 11 है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? राज्य जो है कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा, अनुच्छेद पहले देख लीजिए, अनुच्छेद 45 दिया गया है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 38 है। तो जो है एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जो अनुच्छेद बताता है यह आपका है अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 कहता है कल्याण को जो है लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति जो हैं अपना इस्तीफा किससे देते हैं? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अध्यक्ष लोकसभा को या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देते हैं यह उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? कह रहा कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों से निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं या फिर वित्त आयोग हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन है? भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन है? मद्रास है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता? तो पहला स्थापित जो उच्च न्यायालय है दोस्तों यह आपका कलकत्ता है। कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पहले स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह थे, प्रीतम सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे या शाहनवाज खान थे? तो आज़ाद हिंद फौज के जो प्रथम सेनापति थे यह सोहन सिंह थे। कौन थे? सोहन सिंह। अब अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी जो है अपना राजनैतिक गुरु किसे मानते थे? महादेव देसाई को, दयानंद सरस्वती को, आचार्य नरेंद्र देव को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? तो महात्मा गांधी के जो राजनैतिक गुरु थे यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए। किन घटनाओं पर विचार करना है दोस्तों? फिर आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस घटनाओं का सही काल क्रमानुसार सेट करना है। चलिए इसमें हमें बताना है कि कौन सी घटना कब घटी थी, उसको फिर क्रम से लगाना है। इसमें पूछा रहा कि कौन सी घटना कब घटी थी। बात करें तो गांधी इरविन समझौता जो है यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। अब बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था दोस्तों 31 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 29 से 31 मार्च के बीच में हुआ था। 29-31 मार्च के 1931 में ही हुआ था। ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 की ही घटना है। अब बात कर रहा है पूना समझौता। पूना समझौता जो है दोस्तों यह 1932 की घटना है। कब की है? 1932 की है। तो सबसे पहले इनमें से किसको रखा जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले जो है तो कौन पहले स्थान पे किसे रखा जाएगा? तो पहले स्थान पर रख दीजिए आप 5 मार्च जो 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, तो पहले पे इसको रखा जाएगा। दूसरे पे क्या होता है? 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, तो दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, भगत सिंह को
अब फिर कह रहा है तीसरा वाला दूसरे नंबर पे आएगा। यह जो है पहला वाला पहले स्थान पर आएगा, उसके बाद जो है तीसरा वाला आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद जो है 23 मार्च के बाद 1900 जो है या 29 से 31 के बीच में हुआ था आपका कराची अधिवेशन, तो आएगा दूसरा वाला। 1 3 2 हो गए और लास्ट में आएगा आपका 4। तो 13-24 किस ऑप्शन में दिया गया है इसको देख लेते हैं। 13-24 किस में दिया है, तो यह दिया है आपके ऑप्शन डी वाले में, बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि किस अधिनियम को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम को मांटेगू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। तो मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। इसे जो है मांटेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है प्रारंभ किसने किए थे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना या प्रारंभ करने वाले कौन व्यक्ति हैं। एनी बेसेंट हैं, बीजी तिलक हैं, एम.के. गांधी हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं यह श्यामजी कृष्णन है। कौन है, श्यामजी कृष्णा वर्मा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को जो है अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था। 1829 ईस्वी में कौन सा गवर्नर जनरल था जो सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए उसे समाप्त कर दिया था। तो उसमें गवर्नर जनरल था दोस्तों, यह था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 29 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करना है। तो महत्वपूर्ण सबसे पहले कौन थे, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पहले कौन थे, अग्नि थे, फिर उसके बाद इंद्र, तब लास्ट में सोम आते हैं। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, कह रहा कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म की पहली संगीतियाँ कहाँ आयोजित की गई थी। जो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी और पहली संगीति कहाँ हुई थी, यह हमसे पूछा गया है। पहली हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी आपकी पहली दोस्तों एक मिनट पहली आपकी राजगृह में हुई थी। ठीक है, पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो हमसे पहली पूछी गई थी प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, यह हुआ था राजगृह में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है। चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है। तो रजत सिक्के जारी करने वाला दोस्तों यह है आपका शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है। कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। दीवाने मुस्तखराज की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ठीक है, और दीवाने अमीर कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। दीवान खैरात की बात करें फिरोज शाह तुगलक, यह भी बात सही गई। दीवान ए रियासत बलबन, यह गलत दिया गया। दीवान ए रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है, तो बलबन नहीं होगा यहाँ। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाले में हमारी गलती बताई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के मौसम के सभी परिवर्तन जो हैं किसके कारण होते हैं। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं। ऊंचाई के, सूर्य के, ज्वार के, चंद्रमा के कारण होते हैं। तो पृथ्वी के मौसम के सभी परिवर्तन जो होते हैं यह होते हैं सूर्य के कारण होते हैं। किसके कारण, सूर्य के कारण। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने।
34 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नाम से एक समुद्री अभयारण्य है। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, किस राज्य में? तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, केरल में, गोवा में। तो गहिरमाथा की बात किया जा रहा है तो यह दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। गहिरमाथा कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर का आकार कैसा है। हिंद महासागर का आकार कैसा है? लगभग वृत्ताकार है या फिर यस आकार का है, लगभग त्रिभुजाकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंद महासागर की बात की जा रही है दोस्तों, तो हिंद महासागर जो है त्रिभुजाकार है, लगभग जो है त्रिभुजाकार में है। और यहीं यस आकार की बात किया जाए तो यस आकार जो है अटलांटिक महासागर, कौन है? अटलांटिक का। चलिए अगला प्रश्न है देख लेते हैं 36 नंबर का, इसमें पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है? कालाहारी मरुस्थल है, या फिर आटाकामा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है यह सहारा का मरुस्थल है। कौन है? सहारा का मरुस्थल। इसमें पूछा जा रहा है कि संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है। संसार में स्वर्ण उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, रूस, चीन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पहले स्थान पर है आपका चीन, पहले स्थान पर चीन है। अगर दूसरे स्थान की बात किया जाए, दूसरे पाता है रूस, तीसरे पाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है 38 नंबर का, कह रहा कि भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है। भोजताल जो है यह किस राज्य में स्थित है, जिसे पहले जो है बड़े तालाब के नाम से जाना जाता है। तो भोजताल आपका स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, राज्य दी गई हैं उनके साथ राजधानियों के मिलान करना है। हरियाणा की राजधानी की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है दोस्तों, और उत्तराखंड की देहरादून है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अब इसमें देश दिया गया है, देश की राजधानी के साथ मिलान करना है। सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी खार्तूम है। मालदीव की माले है, बुल्गारिया की सोफिया है, स्वीडन की स्टॉकहोम है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा ऑप्शन पहले में ही दिया है हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तूने कहाँ जाना है, तूने कोई वर्ड नहीं होता। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, यह भी गलत है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, या डी ऑप्शन है उसका प्राण पखेरु उड़ गए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसका प्राण पखेरु नहीं होता है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो बाकी हमारा जो शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि तथैव में संधि विच्छेद क्या होता है। तथैव का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही संधि विच्छेद जो होता है तथा प्लस एव होता है। आ और ए मिलकर अ की मात्रा बनाते हैं, जो कि वृद्धि संधि का एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है। जूही की कली जो कविता है उसके कवि कौन है, यह हमसे पूछा गया। निराला जी हैं, या प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, प्रशांत हैं, या पांत हैं दोस्तों, और पंत हैं। तो जूही की कली की बात की जा रही है। जूही की कली के जो कवि हैं यह निराला जी हैं। कौन है? निराला जी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है, विरक्ति होता है, अंत होता है, अधोगति होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। क्या होता है? आविर्भाव का तिरोभाव।
ऑप्शन पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है 50 नंबर के। चलिए मिलान करते हैं। मुहावरा दिया गया है, उनका अर्थ दिया गया है। चलिए, कान लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो कान लगाना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों, कान लगाना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान से कोई बात सुनना। कान खड़े होना, कान खड़े होना अर्थात चौकन्ना हो जाना। आँख लगना, आँख लगने का अर्थ होता है निगाह रखना। और आँखें खुलना का अर्थ जो होता है सजग होना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के पहले जो है फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? झांसी, ललितपुर, सहारनपुर, ग्रेटर नोएडा में। तो यह किया जाएगा आपका ललितपुर में, ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह किया गया था दोस्तों आपके कहाँ? हरदोई में, शाहजहांपुर में, गोरखपुर में या बस्ती में की गई थी। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किया जाएगा तो गोरखपुर में है दोस्तों। कहाँ? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों की जो है पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? कितने रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश के जो अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो यह टोटल जो है दोस्तों 55 स्टेशन है। कितने हैं? 55 है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों? तो यह बने हैं आपके राहुल चौधरी हैं। कौन है? राहुल चौधरी, ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है यह बनाया जा रहा है दोस्तों बिहार में। तो बिहार में कहाँ? पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपका दोस्तों 14 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहाँ नमोपथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किए हैं? कहाँ से किए हैं दोस्तों? तो यह किए हैं दमन से, दमन केंद्र शासित प्रदेश से। फिर अगला प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? अंडर वाटर सी टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? कोच्चि में, कोलकाता, मुंबई, रामेश्वरम में। तो यह किया जा रहा है दोस्तों मुंबई में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि मई 2023 में किस मुख्यमंत्री के 13वें जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किए गए हैं योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, इसमें है जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है? कौन चुने गए हैं दोस्तों? तो यह चुने गए हैं आपके, कौन चुने गए हैं? सेल्वा प्रभु थिरुरमन। कौन है? सेल्वा प्रभु थिरुमरन है। चलिए, तो हमारा प्रश्न जो है दोस्तों आज का यहीं समाप्त होता हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। और ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।